लास्ट क्लास में हम ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, ठीक है। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में हमने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में पढ़ा। ब्रिटेन वुड जो था 1944 में बेसिकली कुछ कंट्रीज ने मिल करके बेसिकली इसको क्या किया था, ज्वाइन किया था। और इसके अंडर में बेसिकली टू ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, आईएमएफ को और आईबीआरडी को। अब ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जब ये आया तो ये अपने साथ एक सिस्टम लेकर आया। पहले हमारे यहाँ गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड करेंसी मान करके उससे भी बेसिकली डीलिंग होती थी, डीलिंग इन विच एक्चुअली जो भी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता था उसके लिए बेसिकली गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता था एज अ करेंसी, जिसको हम बाय मेटलिज्म भी कहते हैं। और जो 1970 सॉरी 1870 से भी पहले से ये चला आ रहा था। बाद में गोल्ड और सिल्वर जो था उसको करेंसी को 1930 में जब डिप्रेशन पीरियड आया एंड फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया। जब ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो जब हम वहां बायोमेटलिज्म के बाद जब ये 1930 में जब ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो इस सिस्टम को बेसिकली सही करने के लिए एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि भाई हमें एक करेंसी को डिसाइड करना पड़ेगा, हमें कोई सिस्टम लाना पड़ेगा जिससे प्रॉपरली एक्सचेंज रेट हो। एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाने के लिए उन्होंने कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम उन्होंने ऑप्ट किया, उन्होंने बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्टैब्लिश किया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को स्टैब्लिश तो कर दिया, बट आगे चल के 1970s में इसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसीलिए बाद में पोस्ट ब्रिटेन वुड सिस्टम बनाया गया और उसके बाद फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। यानी कि 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बेसिकली कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाया गया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को। और बाद में 1970s में जो आया बेसिकली, जिसको 1976 में आया था बेसिकली, तो उस समय किसको लाया गया, उस समय लाया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को। अब इसके अंडर में जो हमने उस दिन आईएमएफ किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था वो हमने किया था। आज हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक करेंगे और एक्सचेंज रेट सिस्टम आई थिंक मैंने आप लोगों को सबको करवा, नीड टू स्टडी अबाउट द वर्ल्ड बैंक। हम वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम को देखेंगे, जहां फिक्स्ड और आपका फ्लोटिंग दोनों एक्सचेंज रेट को मिक्स करके यूज किया जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ब्रिटेन सिस्टम जो आया आपका, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से प्रिंसिपल को लाया गया। तो ये है आपका ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। और इसमें हम एक चीज और पूरी है, दैट इज मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। आई गेस आप लोग ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन वुड सिस्टम में जैसे ही आईएमएफ को लाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, उसी तरीके से एक आईबीआरडी को लाया गया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी को लाने का रीजन क्या था बेसिकली, कि जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए कंट्रीज की हेल्प करना, यानी कि उनको रीडेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना, उसके लिए बेसिकली आईबीआरडी को स्टैब्लिश किया गया। अब आईबीआरडी जो है, बहुत लोग उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से आईबीआरडी जाना जाता है। उसका रीजन क्या है कि आईबीआरडी के साथ साथ और भी 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन चुका है और उनको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो आईबीआरडी को करीब अल्टरनेटिव के रूप में आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। नाउ वी जस्ट नीड टू गो टुवर्ड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में लिखिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है बेसिकली वो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और साथ साथ में उसमें कितने सारे और भी जो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली हैं। तो उसमें पहला तो है आईबीआरडी, फर्स्ट इज आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सारे लोग लिख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। मतलब आईआरडीए को छोड़ के और भी 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। और बहुत लोग आईआरडीए को भी आईबीआरडी को भी बहुत लोग एज अ वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कि देयर आर 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आर under the World Bank Group. There are 5 international development institutions. There are 5 development institutions are under the World Bank Group. Under the World Bank Group.
और वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है वो, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको 1944 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वॉर के बाद वाला जो आईएमएफ के साथ जो था, फर्स्ट वो है आईबीआरडी। सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंडर में कितने सारे इंस्टीट्यूशन काम करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में? तो सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। सेकंड वन इज आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड को हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, मीगा जिसको कहते हैं, MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, मीगा। और एक और है अभी इंटरनेशनल सेंटर फॉर, मीगा लिख लिया सबने, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट लिखिए एक और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इसके अंडर में आता है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और एक चीज और भी बता दो, क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या बोली? डिस्प्यूट्स, DISPUTES, डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID इसको शॉर्टकट में कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सारे लोगों ने पांचों इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया। अब एक चीज, जो दो नाम है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और एक और है IBRD, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। IBRD और IDA को ग्राउंड कर लो और इसके बगल में ऐसे लिख लो वर्ल्ड बैंक। IB, एक मिनट, IBRD जो है ना, IBRD प्लस IDA, ये दोनों को ऐसे करके राउंड कर लेना, ये दोनों एक्चुअली वर्ल्ड बैंक है, इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। लास्ट ईयर याद होगा कि आपके इंटरनल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी इस टाइप का आया था, ठीक है। लिख लिया सबने, इन दोनों को मिला के लिख लेना वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट जो है कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके सारे एजेंसीज के बारे में छोटा छोटा पढ़ लेते हैं कि कब कब स्टैब्लिश हुआ। तो IBRD तो 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका काम क्या था बेसिकली, वही लोन्स देना, लोन वगैरह देना, ग्रांट करना, और बेसिकली क्रेडिट वगैरह देना। क्लियर है? और इंडिया इसका मेंबर है, IBRD का इंडिया मेंबर है। ऐसे बात भी IMF के जब आप मेंबर हो तो आप ऑटोमेटिकली IBRD के भी मेंबर बन जाओगे, लेकिन अगर आप IMF के नहीं हो तो IBRD का बनना मुश्किल है। लेकिन अगर आप IMF के हो तो IBRD का बन जाओगे, लेकिन आप IBRD का हो तो IMF का नहीं बन सकते। इवन IBRD अलाउ ही नहीं करेगा जब आप IMF के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को फॉर्म किया था 1944 में, इंडिया इसका मेंबर है, और इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, ये लोन वगैरह देता है, लोन ग्रांट करता है और क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको 1960 में फॉर्म किया गया था, इसको 1960 में फॉर्म किया गया था IDA को। जो भी नाम लिखवाया ना उसके बगल में शॉर्टकट में छोटा छोटा लिख लो।
आईडीए को 1960 में स्टैब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। और इसका बेसिकली काम क्या था कि जो भी लोन वगैरह देना, लेकिन लोन किनको देना, पुअर कंट्रीज को विथ लो इंटरेस्ट रेट। यानी द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईडीए इज टू प्रोवाइड लोन टू द पुअर कंट्रीज विथ लो इंटरेस्ट रेट। यानी बहुत लो इंटरेस्ट रेट के साथ आईडीए किसको लोन देता था, पुअर कंट्रीज को। पुअर कंट्रीज यानी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। जैसे आपके साउथ अफ्रीका में, आपके अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें मल्टीपल कंट्रीज है, नाइजीरिया वगैरह सारी, ये सारे एक्सट्रीम गरीब देशों में आते हैं। तो ऐसी कंट्रीज को बेसिकली क्या देना, लोन देना विद द एक्सट्रीम लो इंटरेस्ट रेट। क्लियर है। और इंडिया आईडीए का भी मेंबर है, यस। नेक्स्ट है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। 1944 में आईबीआरडी, आईडीए को 1960 में, और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। 1956 में। और इसका भी मेंबर इंडिया है। और ये बेसिकली काम क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। यानी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, एडवाइजरी और बेसिकली इन्वेस्टमेंट का सारा काम जो है, फॉस्टर प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों में बेसिकली कौन काम करता है, आईएफसी, यानी कि एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह। क्लियर है। नेक्स्ट है मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये बेसिकली इंडिया इसका भी मेंबर है। और ये क्या करता है, इट वर्क, क्या ये करता है, ये ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क एंड इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी। यानी कि बेसिकली ये पॉलिटिकल रिस्क वगैरह का इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस यानी जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जिसकी वजह से किसी कंट्री को लॉस हो रहा है, तो लाइक मीगा जो है वो एक तरीके से गारंटी का काम करता है कि पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी देता है। यानी कि पैसे और लोन्स वगैरह जो होता है, क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट का काम करता है मीगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट है आपका आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी को कब फॉर्म किया गया था, 1966 में। आईसीएसआईडी को कब फॉर्म किया गया था, 1966 में। और इसका काम वही है कि फंक्शन की सारे डिस्प्यूट मैकेनिज्म वगैरह बना, डिस्प्यूट के लिए कोई मैकेनिज्म सेट करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो एक फंक्शन है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, किसके लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्री के बीच में कभी कोई लड़ाई हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, तो उसको सेटल करने का काम कौन करता है, आपका आईसीएसआईडी। अब ये सारे लोग, सारे इंस्टीट्यूशन को कब स्टैब्लिश किया गया, तो याद रखना कि सबसे पुराना आईबीआरडी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। उसके बाद आपका आईडीए है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। उससे पहले भी, आईडीए से पहले एक इंस्टीट्यूट था जिसको हम कहते हैं आईएफसी, को 1956 में। और मीगा को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1988 में। और आईसीएसआईडी को 1966 में। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। तो अब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा हम आईबीआरडी के बारे में पढ़ते हैं। आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और अभी कभी क्वेश्चन में अगर आता है कि विच वन इज द वर्ल्ड बैंक, तो वहां पर अगर आईडीए और आईबीआरडी प्लस करके गिवन होगा तो आप उस पर टिक लगाइएगा। अगर आईबीआरडी और आईडीए अलग अलग भी गिवन होगा, लिखिएगा कौन वर्ल्ड बैंक है, तो दोनों में से एक में टिक लगा सकते हो, लेकिन उनको मिला करके साथ वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। और ये पांचों जब इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। क्लियर है। अब जो आईबीआरडी का मेन फोकस क्या था वो मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी बेसिकली लोन वगैरह जिन भी कंट्रीज को चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। ये रिकंस्ट्रक्शन ग्रेजुअली देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट टू द पर्टिकुलर एम्फसाइज ऑन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन में इसकी शिफ्टिंग कैसे हो रही थी, यानी रोड वगैरह के लिए बनाने के लिए भी जो पैसे चाहिए होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डैम्स के लिए, सबके लिए लोन देता था। यानी किसी कंट्री में अगर सिचुएशन बहुत वर्स चल रहा है और वहां पर वर्ल्ड वॉर का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो ऐसे केस में जो वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, रोड्स वगैरह हो गए, उन सब के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था, आपका आईबीआरडी, ठीक है।
और जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो थे, जैसे आपके IBRD IDA जिसका मैंने आपको लिखवाया, वो सब तो बाद में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम बाद में स्टैब्लिश हुआ IBRD के बाद। और मैं ये भी बता दूं आपको कि IBRD ही बैंक है जिसने इंडियन रेलवे के लिए पैसा दिया था, आपको पता होगा शायद, यही बैंक ने, IBRD ने इंडिया को रेलवेज के लिए पैसा दिया था। अब ये करेंटली ये सारे इंस्टीट्यूट मिलके फंड्स वगैरह राइज करते हैं, ठीक है, और इनका भी फोकस ज्यादातर उन्हीं कंट्रीज पे है जो बेसिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। यानी आज भी जब ये काम करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इनका फोकस किस पे है, अंडर डेवलप्ड पे और डेवलपिंग कंट्रीज पे। क्लियर है? अब वर्ल्ड बैंक के बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबरशिप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अ कंट्री फर्स्ट बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और टू बिकम द मेंबर ऑफ द IDA, IFC, मीगा, पहले उन सबको मेंबर बनना पड़ेगा IBRD का। यानी कंसेप्ट समझिए, अगर आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनना है तो उस सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आप मेंबर बनो, ठीक है। उसके बाद जब आप वर्ल्ड IMF के मेंबर बन गए तो जब आप ग्रुप में आएंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अब आप एलिजिबल है, लेकिन उन सब में सबसे पहले आपको IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके आप बाकी 4 जो उसके अभी के जो इंस्टीट्यूट जिसको ऐड ऑन किया गया उनके आप मेंबर बनोगे। क्लियर हो गया? और ICSID के मेंबर के लिए भी आपको IBRD का मेंबर वगैरह बनना पड़ेगा। तो मेंबरशिप IMF का सबसे पहले जरूरी है, फिर IBRD का, और बाकी आप ऑटोमेटिकली दूसरे जो ग्रुप से दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आप उनके मेंबर बन जाइएगा, ठीक है। अब IBRD जो है बेसिकली वो उसमें अभी करंट में 189 मेंबर्स है, 189 कंट्रीज है, ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, और ये लोन्स देता है, गारंटी देता है, एडवाइजरी सर्विस वगैरह देता है, ठीक है। किसको देता है ये? मिडिल इनकम वाले कंट्रीज, क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को, ठीक है। मिडिल इनकम कंट्रीज रिप्रेजेंट करता है मोर देन 60% ऑफ IBRD पोर्टफोलियो। और IBRD जो है वो बेसिकली समझ में आएगी आपको फंक्शंस क्या है। IBRD और इंडिया का अगर कंसेप्ट में बात किया जाए तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर में से है IBRD का। 1949 में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था लेंड किया था पैसा किसने? IBRD ने इंडिया को फॉर द इंडियन रेलवेज, ठीक है। 1960s में IBRD जो था वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए इंडिया में। मतलब 1960 से IBRD लगभग लॉन्ग टर्म लोन फंड, मतलब बहुत ज्यादा लोन वगैरह प्रोवाइड करने लगा किसको? इंडिया को। और लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है जो 1 साल से ऊपर के सारे लोन्स होते हैं। इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है किसके लिए? IBRD के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, और इंडिया एलिजिबल है लोन के लिए दोनों से, IBRD से भी और IDA से, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर IDA के बारे में दिया हुआ है, तो IDA तो आप लोगों को पता है कि IDA का मेन क्या है? डेवलपमेंट के लिए और गरीब जो देश है उनके लिए IDA को स्टैब्लिश किया गया था। IFC वगैरह जो है वो भी, उसका भी आप लोगों को सबको पता है कि क्या उसके फंक्शंस है। अच्छा, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया है आप लोगों से। डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस चेंज इन द गवर्नमेंट टैक्स रेट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी विच इज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द मनी सप्लाई, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से डिफरेंसेस आएंगे। फर्स्ट डिफरेंस में लिखिए, पहले एक तरफ लिखिए फिस्कल, एक तरफ लिखिए मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में लिखिए चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में लिखिए चेंज इन इंटरेस्ट रेट स्लैश मनी सप्लाई, चेंज इन इंटरेस्ट रेट स्लैश मनी सप्लाई। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी में दोनों को मीनिंग के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखिए फिस्कल पॉलिसी में, सेकेंड पॉइंट लिखिए
सेट बाय द गवर्नमेंट, यानी कौन सेट करता है इसको? गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाती है। कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो फिस्कल पॉलिसी में लिखिए सेट बाय द गवर्नमेंट, सेट बाय द गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी में लिखिए सेट बाय द सेंट्रल बैंक, और ब्रैकेट में लिख लीजिए आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इन फिस्कल पॉलिसी नो स्पेसिफिक टारगेट इज देयर। इन फिस्कल पॉलिसी में कोई स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड नहीं करता है गवर्नमेंट, ठीक है। नो स्पेसिफिक टारगेट यानी किसी टारगेट को देखते हुए बेसिकली या किसी चीज को देखते हुए बेसिकली ये चेंज नहीं होता है। ये नॉर्मली आपको तो पता ही होगा कि टैक्स रेट हर साल चेंज होता है, बजट आता है हर साल, आता है ना, तो एक तरीके से हर साल चेंज लगभग आता है टैक्स में। और सेकेंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको बेसिकली क्यों लाया गया है? इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया जाता है। फिस्कल पॉलिसी का जो टारगेट होता है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है वो इन्फ्लेशन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन होता है और फिस्कल पॉलिसी का एज सच कोई टारगेट स्पेसिफाई नहीं होता है। तो लिखिए नो स्पेसिफिक टारगेट इन फिस्कल पॉलिसी, नो स्पेसिफिक टारगेट, no specific target in fiscal policy, and monetary policy में लिखिए target inflation, target inflation यानी महंगाई को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है या यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिस्कल पॉलिसी में क्या हो सकता है कि साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट के बजट पे कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है, गवर्नमेंट का बजट चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट का बजट क्यों लाया जाता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पे कितना खर्च करेगी, एजुकेशन पे कितना, उसका प्रोजेक्ट का कितना काम है, एग्रीकल्चर पे, रूरल एरियाज में, तो ये बेसिकली हर साल आता है बजट। तो इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो किस चीज पे हो सकता है? गवर्नमेंट के बजट पे या फिर उसके बोरोइंग पे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कितना लोन लेती है उस पे साइड इफेक्ट होगा। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो साइड इफेक्ट होता है वो किस पे होता है? बेसिकली वो होता है एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। एक्सचेंज रेट यानी जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज वगैरह हम लोग करते हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और साथ साथ में हाउसिंग मार्केट यानी कि यहाँ की जो शेयर मार्केट्स और जो बैंक्स हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी का जो साइड इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा? गवर्नमेंट के बजट पे और गवर्नमेंट जो लोन या बोरोइंग लेगी उस पे, ठीक है। और उसका किस पे इफेक्ट पड़ेगा? फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सचेंज रेट पे यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, और साथ साथ में हाउसिंग मार्केट या फिर बैंक्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी में लिखिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंज टैक्स रेट, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन चाहिए होता है जो टैक्स रेट को एक्सचेंज करे, ठीक है, टैक्स रेट को चेंज करे। यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशन ओवरऑल डिसाइड करता है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी को। यानी कि अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका भी गवर्नमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या, बजट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल डायमेंशन है। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली ये सब इंडिपेंडेंट होता है, यानी फिस्कल पॉलिसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से लिंक्ड है, पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, क्योंकि आपको तो पता है कि 5 इयर्स में इंडिया में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है फॉर इन लोकसभा फॉर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, राइट, पीएम के लिए होता है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए हर बार जब गवर्नमेंट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी फिस्कल पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ता है। और पॉलिटिकल जो इसका गवर्नमेंट होगा वो उस हिसाब से फिस्कल पॉलिसी को और टैक्स रेट को डिसाइड करती है। लेकिन अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी में एज सच कुछ कंसेप्ट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और पूरा का पूरा आरबीआई इसको डिसाइड करती है, इसको पॉलिटिकल लेवल से या पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। सो मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो मे बी इन्फ्लेशन टारगेट मान के चलेगा कि 2% महंगाई बढ़ेगा, ठीक है।
इफ दे फील इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अबव द इन्फ्लेशन टारगेट। देखो ध्यान से सुनना कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, ठीक है। फिर फिस्कल पॉलिसी, मैं ये दोनों टर्म क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2% इन्फ्लेशन रेट को फिक्स कर दिया, कि मान लो 2022 में 2% इन्फ्लेशन होगा, यानी 2% महंगाई बढ़ेगा, क्लियर है। और उसके बाद अगर उनको फील होता है, किसको, गवर्नमेंट को फील हो रहा है कि मतलब सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन टारगेट, सॉरी इट्स नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स सेंट्रल बैंक, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है। तो सेंट्रल बैंक ने 2% इन्फ्लेशन रेट तय किया, लेकिन 2022 में 2% महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक को ये फील होने लगा कि जो इन्फ्लेशन है वो जो टारगेट फिक्स है, यानी 2% का जो टारगेट फिक्स है उससे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बिंग टू क्विक या फिर किसी भी रीजन से दो ज्यादा बढ़ेगा, तो ये इस चीज में मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करता है, इस चीज को स्टैब्लिश करने में कि भाई हम कितना इंटरेस्ट रेट रखें, ठीक है। सेकंड है हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट, मतलब आपका ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर का स्पेंडिंग कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि किसी हाउस लोन पे 10% इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, उसके बाद 10% नॉर्मल चल रहा था, इसको आप 15% कर रहे हैं, ठीक है। हर बोरोइंग पे या लोन पे अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो उस वजह से क्या हुआ कि आपका कंज्यूमर का स्पेंडिंग कम हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि लोग वगैरह जो है वो रिड्यूस कर देंगे स्पेंडिंग में, और लीड, जिसकी वजह से टोटल एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, और फाइनली जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको। सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कहाँ का है, जब अगर कभी कोई फिक्स टारगेट है, फिक्स इन्फ्लेशन रेट हमने तय कर रखा है, उससे अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगा, उसको स्टैब्लिश करने में, उसको स्टेबल करने में, किसको, इन्फ्लेशन को। दूसरा काम क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होगा, जिसकी वजह से लोन महंगे हो जाएंगे, और जो कंज्यूमर है वो इन्वेस्टमेंट में कम रिड्यूस कर देगा इन्वेस्ट करना पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो कम करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से जो टोटल एग्रीगेट डिमांड होगा, किसका एग्रीगेट डिमांड, लोन्स वगैरह का, वो लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली जाए, ठीक है, जो तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, रिसेशन में चला जाएगा। यानी रिसेशन का मतलब क्या होता है सुरभि? मतलब महंगाई घट जाता है या बढ़ जाता है? महंगाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का काम था। अब फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से इन्वॉल्व होता है चेंजिंग में? सबसे पहले वो लेवल जो है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का, यानी वो किस सेक्टर